न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर, यानी एनिमल के केस में हम लोग स्पेशली पढ़े थे ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो उसमें हम लोग ये टर्म सीखे थे कि जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स उसी में एक आता है जिसके अंदर न्यूट्रिशन का जो मोड देखने को मिलता है हेटेरोट्रॉफिक, और उस हेटेरोट्रॉफिक में वो होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करता है। यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब हम लोग सीखे थे जिसमें एनिमल्स जो होता है वो पूरे फूड को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करता है। अब जो भी चीज खा रहा है वो पूरा होल ऑर्गेनिजम्स को, या उस ऑर्गेनिजम्स का या प्लांट का कोई छोटा सा पार्ट्स लेकर वो पूरी तरीके से बॉडी के अंदर ले जा रहा है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है और फिर उसका यूटिलाइजेशन कर रहा है। उसको नाम दिया गया था होलोजोइक न्यूट्रिशन। यानी ओवरऑल सीखे थे एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के केस में देखे थे कि इस प्रकार का न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स के अंदर ही पाया जाता है, और साथ ही साथ इस तरह का न्यूट्रिशन पैरामीशियम और अमीबा जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक पार्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इस न्यूट्रिशन में एनसीईआरटी बुक में पहले तो दे दिया हुआ है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, और सीबीएसई बोर्ड में एक बार 5 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है कि डायग्राम के थ्रू इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए कि अमीबा में किस टाइप का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, और उसके हर एक स्टेप्स को डिस्क्राइब कीजिए, जिसमें एक आपका आ गया इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एज्यूमिलेशन और इजेशन। तो पहला पॉइंट माइंड में आपको ये रखना है कि एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, तो एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, अपना भोजन खुद से नहीं बना रहे हैं, यानी वे अपने फूड के लिए डायरेक्टली बोलिए या इनडायरेक्टली वो कहाँ डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर। यानी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग शुरुआती दौर में पढ़ चुके थे जब न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़े हुए थे। तो अब ये सवाल आ रहा है कि जब एनिमल्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर रहा है तो वो अपने फूड को कहां से ले रहा है, तो प्रोड्यूसर से ले रहा है, और अर्थ पे जो प्रोड्यूसर है वो कौन है, ग्रीन प्लांट्स हैं। तो ग्रीन प्लांट्स को जो कंज्यूम कर रहा है उसी को नाम क्या देंगे, कंज्यूमर्स। तो अब जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो वो कई तरीके से फूड को ऑब्टेन कर रहा था। पैरासिटिक न्यूट्रिशन था, होलोजोइक न्यूट्रिशन था और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन था। तो ये सभी न्यूट्रिशन की अगर बात करते चलें तो इसमें एक चीज आएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो एनिमल के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है। तो यहां पे दो केस को डिटेल में समझाया गया है, न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो पहला यहां पे कॉन्सेप्ट आ गया कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स मींस कंज्यूमर्स, सो दैट they depend upon the plants or animals for food because they cannot synthesize their own food। वो अपना भोजन खुद से नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए वो अपने फूड के लिए कहाँ डिपेंडेंट है, प्लांट्स पर या फिर एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। तो इसमें हमें डिस्क्राइब करना है किसके बारे में, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक द होल फूड like animal, plant or their parts into their body and then digest into smaller particles is called holozoic nutrition। तो holozoic nutrition में जो भी फूड टेक कर रहा है वो जनरली किस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो फूड अवेलेबल है उसको तोड़ लेना है किसमें, सिंपल फॉर्म में। तो जब तक सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे नहीं तब तक हमारा सेल उसको एब्जॉर्ब करेगा नहीं, उसका यूटिलाइजेशन करेगा नहीं। तो यहाँ पे फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, बॉडी के अंदर लेकर डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो टिपिकल फॉर्म है कहाँ पाया जाता है, एनिमल्स में। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें, और साथ ही साथ अधिकांश इनवर्टिब्रेट्स में किस प्रकार का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन जहां पे पाया जाता है, these organisms have a specialized digestive tract and various part modified for the ingestion, digestion, absorption and egestion। यानी जिस एनिमल के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है उस एनिमल के अंदर उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में साथ ही साथ कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन है जो उस लायक बनाते हैं ताकि वो फूड को इजीली बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर सके, मतलब इंजेस्ट कर सके, डाइजेस्ट कर सके, फिर उसको एब्जॉर्ब कर सके, एसिमिलेट कर सके और फिर उसको बॉडी से एलिमिनेट भी कर सके। तो सभी ऑर्गेनिजम्स के पास एक स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक्ट अवेलेबल है जो हेल्प करता है इस होलोजोइक न्यूट्रिशन में। तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में देखने को मिलेगा उसमें क्या मिलेगा, पहला स्टेप इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ में एसिमिलेशन और फिफ्थ स्टेज में क्या मिलेगा, इजेशन। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिल रही है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है।
फर्स्ट स्टेप में इंजेशन मींस फूड को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करना। दूसरा हो गया डाइजेशन, जो कॉम्प्लेक्स फूड बॉडी के अंदर इंटर किया है उसका सिंपल फॉर्म में टूटना क्या कहलाएगा, डाइजेशन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइन से कहां डिफ्यूज करके जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में, वो कहलाएगा आपका एब्जॉर्प्शन। अब जो फूड ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो गया डाइजेस्टेड फूड, अब वो हर सेल के पास पहुंचेगा और वहां पे उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा प्रोटोप्लाज्म बनाने में, एनर्जी गेट करने में, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने में, या फिर बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी सेल यूटिलाइज करेगी, तो वहां पे वो कहलाएगा एजिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फाइनली बॉडी से वेस्ट के फॉर्म में रिलीज होगा, जिसको बोलेंगे इजेशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। सेकेंड वन हम लोग सीखे थे, तो यहां पे एक नया टर्म आ गया था, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा में भी क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। जो सबसे सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर एक चीज देखने को मिल रहा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, बट इसके अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम अवेलेबल नहीं है लाइक ह्यूमन बींग्स। तो यहां पे अमीबा सबसे सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक तरह से बोल सकते हैं सिंपल एनिमल है, जिसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है आपको, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होता क्या है अमीबा के अंदर, सबसे पहले अमीबा फूड पार्टिकल्स के तरफ अट्रैक्ट होती है और फूड पार्टिकल्स के चारों तरफ स्यूडोपोडिया का डेवलपमेंट करती है। अब स्यूडोपोडिया जो डेवलप होगा वो फूड पार्टिकल को चारों तरफ से इन सर्कल करना शुरू कर देगा और लास्टली जो स्यूडोपोडिया का टिप होता है वो आपस में फ्यूज करेगा। तो फ्यूज करने से एक छोटा सा स्फेरिकल बॉडी बनेगा जिसके अंदर फूड पैक हो जाएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग फैगोसोम। क्या बोलते हैं, फैगोसोम। और उसी फैगोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, मतलब एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन द फूड। तो उस फूड पार्टिकल्स को तोड़ देते हैं और फिर वहां पे उसको एब्जॉर्ब करता है, एसिमिलेट करता है, और जो फूड पार्टिकल डाइजेस्ट नहीं हो पाता है अमीबा उसको अपने सेल सरफेस से डिफ्यूज करके बाहर इलिमिनेट कर देता है। तो एक सिंगल सेल है अमीबा और वो सभी फंक्शंस को इजीली क्या कर पा रही है, परफॉर्म कर पा रही है। तो वहां पे सिंगल सेल है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, तो सिंपल होने के लिए उसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम अवेलेबल नहीं है। और ऐसे भी एक सिंगल सेल जो होती है वो एबल होती है परफॉर्मिंग ऑल द इसेंशियल फंक्शंस दैट मेंटेन द लाइफ। लेकिन वहीं पे अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी अगर मल्टी सेलुलर फेज में है, तो उस केस में हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सिस्टम अवेलेबल होते हैं, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लेवल ऑफ डिवीजन होता है, तो उसके लिए वहां पे अलग अलग तरह के आपको सिस्टम दिखाई पड़ेंगे। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि न्यूट्रिशन इन अमीबा में जो होता है वो कैसा होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, और ये नेचर में कैसी होती है, ओमनीवोरस, सब चीज खाती है। तो व्हेन अमीबा कम्स इन कांटेक्ट विद फूड पार्टिकल्स देन इट डेवलप्स स्यूडोपोडिया। क्या बनाएगी, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया को आम बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं फॉल्स फीट। क्या बोलते हैं, तो इस स्यूडोपोडिया का इस्तेमाल ये क्या कर रही है, फूड को इंजेस्ट करने में भी करेगी, लेकिन साथ ही साथ लोकोमोशन में भी ये यूटिलाइज करती है। विच इनगल्फ द फूड पार्टिकल थ्रू द फैगोसाइटोसिस। तो अगर आप सेल पढ़े हैं तो वहां पे ये चीज क्लियर होगा, जब किसी भी सेल के द्वारा फूड को इंजेस्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है फैगोसाइटोसिस। यानी किसी भी सेल के द्वारा सॉलिड फॉर्म में जो फूड को टेक किया जा रहा है उस प्रोसेस को नाम देते हैं फैगोसाइटोसिस। नाउ अब क्या होगा, व्हेन द टिप ऑफ स्यूडोपोडिया टच ईच अदर द फूड इंटरप्टेड इनटू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। क्या बोलेंगे, तो वैक्यूल के बहुत सारे टाइप होते हैं, गैस वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल होता है। तो फूड वैक्यूल जो है, इसी फूड वैक्यूल के अंदर क्या मौजूद है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की मदद से जो अमीबा है वो क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट करेगा। सो दैट फूड वैक्यूल्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट द फूड एंड डाइजेस्टेड फूड गेट एब्सॉर्ब्ड एंड देन एजिमिलेटेड, यानी उसको एब्सॉर्ब करेगी अमीबा, फिर उसका यूटिलाइजेशन करेगी, और फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है इजेस्टेड एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी, तो बॉडी के किसी भी सरफेस से उसको क्या कर देगा, डिफ्यूज करके बाहर की तरफ इलिमिनेट कर देगा। तो सेल से जब कोई भी वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है बाहर की तरफ तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। लेकिन अगर फूड पार्टिकल्स इंजेस्ट कर रही है तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस इंजेस्ट क्या रिप्लेट कर रहा है वहां पे, कि बाहर से कोई पार्टिकल्स को वो क्या कर रहा है, सेल अंदर की तरफ इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा वो फूड को इंगल्फ कर रहा है, लेकिन किसके द्वारा फूड को इंगल्फ कर रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। तो इस केस में जैसे अमीबा में है तो आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम सिंपल सा बनाया गया है।
तो जो अमीबा है वो फूड पार्टिकल्स के चारों तरफ क्या होगी, स्यूडोपोडिया को डेवलप करेगी। और ये स्यूडोपोडिया जो है वो धीरे धीरे इसका जो फ्री इंड है वो आपस में टच करेगा। अब टच करते ही वो फूड एक छोटे से बैग लाइक स्ट्रक्चर में पैक हो जाएगा, जिसको नाम क्या दे देंगे, फूड वैक्यूल। अब ये जो फूड वैक्यूल है इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, वहां पे ये फूड क्या हो रहा है, डाइजेस्ट होगा और फाइनली उसको अमीबा एब्जॉर्ब करेगी, एजिमुलेट करेगी और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको बॉडी के सरफेस से क्या कर देगी, इलिमिनेट कर देगी। तो यहां पे कितने स्टेप हुआ, यहां पे फूड को इंजेस्ट कर रही है, इंजेशन, दूसरे स्टेप में फूड का डाइजेशन, तीसरे स्टेप में एब्जॉर्प्शन, चौथे स्टेज में एजिमुलेशन और पांचवें स्टेप में क्या हो रहा है, इजेशन। तो बोल सकते हैं ये पांचों फेज कहां देखने को मिल रहा है, अमीबा में। तो अमीबा कौन सा न्यूट्रिशन रिप्रेजेंट कर रही है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो कर रही है। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही कुछ करके लिखना होगा। तो इसको सिंपल वे में लिख सकते हैं, अमीबा सबसे पहले फूड पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आती है, वहां पे स्यूडोपोडिया को डेवलप करती है, स्यूडोपोडिया का फ्री एंड आपस में टच करता है और फूड वैक्यूल सेल के अंदर इंटर कर जाता है, फूड वैक्यूल के अंदर, और वहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं और उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से फूड का डाइजेशन होता है। डाइजेस्टेड फूड को जो है अमीबा एब्जॉर्ब करके यूटिलाइज कर लेती है और फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उसको बॉडी के किसी भी सरफेस से फाइनली डिफ्यूज करके रिलीज कर देती है, इलिमिनेट कर देती है, यानी इजेक्ट कर देती है। तो इस प्रकार से अमीबा के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग ने सीखा था, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो लाइक अमीबा इंसान के अंदर भी किस प्रकार का न्यूट्रिशन मिलेगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इंसान के अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलेगा, तो यानी 5 स्टेप्स आएंगे और पहला स्टेप कौन सा हो जाएगा, इंजेशन। तो इंजेशन का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, लिक्विड और अदर सब्सटेंसेज इनटू द बॉडी बाय माउथ, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। यानी बॉडी के अंदर फूड को क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो फूड सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। अब फाइनली जो फूड को इंजेस्ट किया गया है उसको बॉडी क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी एक स्पेशल सिस्टम से, जिसका नाम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सो दैट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ complex food substance into simple and absorbable form by mechanical and biochemical methods is called digestion। अब जो फूड डाइजेस्ट हो चुकी है वो डाइजेस्टेड फूड मिक्स हो जाएगी कहां पर, ब्लड के साथ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल है उसको क्या करेगी, बॉडी यूटिलाइज करेगी। तो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल का बॉडी के द्वारा यूटिलाइजेशन करना फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन में उसको खर्च कर लेगी सेल, जिसको क्या बोलेंगे, एजिमिलेशन। और फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। यानी प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो हमें 5 स्टेप्स में ये न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है, जिसमें पहला हो गया इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एजिमिलेशन और पांचवा हो गया इजेशन। तो यहां पे ह्यूमन बींग्स में भी कौन सा चीज देखने को मिल रहा है, आपको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिल रही है। लेकिन इंसान के अंदर न्यूट्रिशन के लिए एक स्पेशल सिस्टम है और उस सिस्टम का नाम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अदर भी एनिमल्स हैं जिनके पास उनका अपना खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, लेकिन हमें डिस्कस करना है किसके बारे में, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो जो ये टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेशन, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो डाइजेशन का डेफिनेशन आपको याद रखना है कि डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, ठीक है ना, इनटू सिंपल एंड डिफ्यूजिबल फॉर्म या एब्जॉर्बेबल फॉर्म बाय द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। तो बायोकेमिकली और मैकेनिकली फूड डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेशन मैकेनिकल वे में हो रहा है तो मैकेनिकल डाइजेशन, और एंजाइम्स की मदद से हो रहा है तो उसको बोलेंगे बायोकेमिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल का मतलब हम लोग क्या समझे थे कि फूड को लेकर माउथ में चबा रहे हैं, यानी टीथ के मदद से उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ रहे हैं। तो वहां पे वो एक बड़ा सा फूड पार्टिकल छोटे से फूड पार्टिकल में कॉम्प्लेक्स वे से सिंपल वे में जा रहा है, तो यहां पे मैकेनिकल डाइजेशन हुआ। ठीक उसी प्रकार से जो स्टोमक है उसमें पेरिस्टॉल्सिस होती है,
मतलब स्टोमक की दीवार फैलती है और सिकुड़ती है, तो उसको बोलते हैं चर्निंग। वो भी हेल्प करती है किस चीज में, तो फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ने में। तो वो मैकेनिकली हो रहा है तो वो कहलाएगा मैकेनिकल डाइजेशन। लेकिन अब एंजाइम्स यूटिलाइज हो रहा है उसको और सिंपल फॉर्म में तोड़ने में, तो वो क्या कहलाएगा आपको, बायोकेमिकल डाइजेशन। तो यहां पे डाइजेशन में हम लोग ये सीखे थे कि जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल में, नॉन डिफ्यूजिबल से डिफ्यूजिबल में, नॉन एब्जॉर्बेबल से एब्जॉर्बेबल में। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो कॉम्प्लेक्स फूड को किसमें तोड़ देगा, सिंपल में। जो फूड नॉन डिफ्यूजिबल है, डायरेक्ट से ब्लड में इंटर नहीं कर पा रहा है, सेल के पास नहीं पहुंच पा रहा है, उसको वहां तक पहुंचा देगा। तो डाइजेशन में किस किस चीज का डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है तो इस कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म क्या है, ग्लूकोज। प्रोटीन का सबसे सिंपल फॉर्म अमाइनो एसिड, और फैट का सबसे सिंपल फॉर्म फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। यानी हमें यही सीखना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कि कैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, कहां होगा और किस एंजाइम के मदद से होगा। अब जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और फिर उसका यूटिलाइज करेगी, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको शरीर से इलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो डाइजेशन सिर्फ 3 चीज का होगा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, यही कॉम्प्लेक्स फूड है जो बॉडी में हम लोग डिफरेंट फूड सोर्स से लेते हैं और उसको आप फाइनली क्या करते हैं, सिस्टम के द्वारा तोड़कर सिंपल और डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन बींग्स के अंदर एक स्पेशल सिस्टम होता है, जिस सिस्टम का नाम क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 पार्ट होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये दोनों एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहला चीज क्या हो गया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मतलब वैसे ग्लैंड्स जिसका संबंध किससे है, एलिमेंट्री कैनाल से, और जो हेल्प कर रहे हैं किसमें, फूड के डाइजेशन में, उनको हम नाम देंगे कौन सा, ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और ये एलिमेंट्री कैनाल और साथ ही साथ जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये दोनों एक साथ कंबाइंड होकर बना देता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इंसान में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होता है, यानी कंप्लीट टाइप का पाया जाता है एलिमेंट्री कैनाल। यानी कंप्लीट टाइप का मतलब इसके पास 2 पाथवे है, 2 रास्ते हैं। मतलब एक माउथ जहां से फूड को इंजेस्ट किया जाएगा, और दूसरा एनस जहां से फूड बॉडी से बाहर रिलीज होगा, अनडाइजेस्टेड फूड। तो जहां पे ये दोनों पोर्स या दोनों ओपनिंग होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, उसी को बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो इंसान के अंदर तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, जिसकी शुरुआत कहां से होगी, माउथ कैविटी से, और खत्म कहां होगी, एनस पे। यानी माउथ कैविटी से लेकर एनस तक पाई जाने वाली जो लंबी यानी हाईली क्वाइल्ड, लॉन्ग, ट्यूबुलर और मस्कुलर ऑर्गेन स्ट्रक्चर है, उसी को नाम क्या देंगे, एलिमेंट्री कैनाल। इसकी लेंथ तकरीबन 30 फीट के आसपास होती है, और बायोलॉजी के जिस ब्रांच में इसको आप मतलब स्टडी करते हैं उसको नाम दिया गया था गैस्ट्रोइंटेरोलॉजी। तो माउथ कैविटी के बारे में सीखना है, उसके बाद इसोफेगस पढ़ेंगे, उसके नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, स्टोमक। उसके बाद इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर एक मिलेगा लार्ज इंटेस्टाइन, उसका डायलेटेड पार्ट लास्ट में रेक्टम, और एंडिंग पार्ट क्या मिलेगा, एनस। उसके बाद इससे जुड़े हुए ग्लैंड में पहला क्या आ गया, लीवर, दूसरा क्या आ गया, पैंक्रियास, और एक माउथ में पाया जाएगा सलाइवरी ग्लैंड। और एक अलग से पढ़ लेना में गॉल ब्लैडर के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि इसका रोल है। क्योंकि गॉल ब्लैडर, लीवर जो होता है वो बाइल जूस पैदा करता है लेकिन स्टोर नहीं करता है, वो बाइल जूस जाकर स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो हमें सीखना है क्योंकि गॉल ब्लैडर इससे जुड़ा हुआ एक पार्ट है, और क्यों जरूरी है उसको सीखेंगे। तो ओवरऑल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको क्या क्या मिलेगा, आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपको डिस्कस करना है ओरल कैविटी के बारे में। उसके बाद दूसरा आपको पढ़ना है इसोफेगस, थर्ड चीज स्टोमक के बारे में। उसके बाद इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे, एक आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये पार्ट्स हो गए किसके, एलिमेंट्री कैनाल के। अब इनसे जुड़ा हुआ ग्लैंड में पहला क्या पढ़ना है आपको, लीवर के बारे में, दूसरा एक पढ़ना है सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, और तीसरा एक पढ़ना है पैंक्रियाज के बारे में। यानी ये सब चीज के बारे में पढ़ना है कि कहां लोकेलाइज्ड होती है, कहां पाई जाती है। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है वो शुरू कहां से हो रही है, माउथ से, और एंड कहां हो रही है, तो ये पूरा का पूरा एक ट्यूब है जो कहीं पे एक्सटेंडेड है,
कहीं पे नैरो है, कहीं पे डाइलेटेड है, कहीं पे हाईली क्वाइल्ड है। तो एक ही ट्यूब है लेकिन वो अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड है। क्यों मॉडिफाइड है? ताकि वो फूड को इजिली क्या कर पाए, डाइजेस्ट कर पाए। तो इंजेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए वो एक ही ट्यूब अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड हो चुकी है। तो यहां पे आप बायोलॉजी के ब्रांच में इसका स्टडी करेंगे, जिस ब्रांच में, उसका नाम क्या था? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में हम लोग किसका स्टडी करेंगे? एलिमेंट्री कनाल के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहां पे मैंने मेंशन कर दिया है। तो माउथ से लेकर, ठीक है ना, माउथ कैविटी से कहां तक जाएंगे? एनस तक। तो माउथ कैविटी से एनस तक पाई जाने वाली हाईली क्वाइल्ड, ठीक है। दूसरा, मस्कुलर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी माउथ कैविटी से लेकर एनस तक जो पाई जाने वाली ट्यूबुलर और मस्कुलर स्ट्रक्चर है, उसी ट्यूबुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर को नाम देते हैं हम लोग एलिमेंट्री कनाल। और स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कनाल इज कॉल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। और टोटल लेंथ जो होता है एलिमेंट्री कनाल का तकरीबन कितना होता है? 30 फीट। और इसको एक और नाम दिया जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मतलब एलिमेंट्री कनाल का दूसरा नाम क्या हो गया? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो गैस्ट्रो टर्म जो होता है वो स्टोमक से संबंधित है, क्योंकि वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। इंटेस्टाइनल कहने का मतलब इंटेस्टाइन यानी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो इसका डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं इंटेरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। तो वहां पे वो मेजर किसके बारे में स्टडी कर रहा है? स्टोमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि यही मेजर पोर्शंस होते हैं जहां पे सबसे ज्यादा आपको फूड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसी जोन में देखने को मिलती है। तो इसलिए इसको एक और नाम दे दिया गया गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। सॉरी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ये स्टडी का पार्ट हो गया और इस ट्रैक का नाम हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो फिलहाल आप सिंपल एक याद रखेंगे एलिमेंट्री कनाल है क्या और इसका स्टडी कहां किया जाता है। तो इस एलिमेंट्री कनाल की शुरुआत होगी माउथ कैविटी से। तो माउथ कैविटी में हम लोग सीखे थे कि जो माउथ कैविटी होती है वो साइड में चिक से, ठीक है ना, और ऊपर भी पैलाटे है, उसके अलावा गम से ये घिरी हुई है, तीत से घिरी हुई एक एरिया है। तो एक्चुअल में माउथ का सिंपल मतलब होता है हॉरिजेंटल स्लिट्स, ठीक है ना। तो हॉरिजेंटल जो स्लिट्स है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं। अब माउथ को जब ओपन करेंगे तो अंदर का जो स्पेसियस पार्ट दिखेगा, जो कैविटी दिखेगा, उसको नाम देते हैं बक्कोफेरिंजियल कैविटी। और उसमें दो पार्ट होता है। एक वो पार्ट जिधर हम लोग ब्रश करते हैं, यानी चिक्स और मसूड़ों के बीच में जो स्पेस है जिसमें हम लोग ब्रश कर रहे हैं, वो स्पेस वेस्टिब्यूल कहलाता है। लेकिन दांत के बाद वाला अंदर वाला जो सेंट्रल पार्ट होता है उसी को बोलते हैं ओरल कैविटी। क्या बोलते हैं? लेकिन आम बोलचाल की भाषा में 10th तक आप बोल सकते हैं ओरल कैविटी, माउथ कैविटी सब एक ही है, लेकिन थोड़ा सा इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो एरिया दिख रहा होगा ये पूरा आपको कहलाएगा बक्कोफेरेंजियल कैविटी, ठीक है ना। तो सिंपल माउथ का मतलब अगर कोई पूछा जाए तो बोलेंगे हॉरिजेंटल स्लिट्स, क्योंकि ये जो दरार है, स्लिट्स कैसे है? ऐसे है। और ऐसा रहता तो बोलते हैं वर्टिकल स्लिट्स। देखिए ऐसा स्लिट्स मतलब दरार कैसे है? हॉरिजेंटली, -x और +x के डायरेक्शन में है। तो हॉरिजेंटल स्लिट्स इज कॉल्ड माउथ, जो कि सराउंडेड है, घिरा हुआ है, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। तो सिंपल अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज माउथ, तो बोलेंगे हॉरिजेंटल ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर विच इज सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप्स, दैट इज कॉल्ड माउथ। तो जब आप माउथ को ओपन करते हैं तो वो जाकर कहां खुलता है? बक्कोफेरेंजियल कैविटी में। और बक्कोफेरेंजियल कैविटी दो भागों में बटी रहती है। एक वो भाग जो किसके बीच में आएगी? स्पेस बिटवीन गम्स एंड चिक्स वेयर फूड इज टेम्पोरली स्टोर। तो जब भी हम खाने को खाते हैं तो खाने को उठाकर कहां रखते हैं? सेंट्रल माउथ में नहीं, चबाने के दौरान उसको कहां रखते हैं? साइड में। तो जो स्पेस है गम्स और चिक के बीच में, दैट स्पेस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। तो उसको बोलेंगे बक्कल वेस्टिब्यूल। अब जो फूड अंदर सेंटर में जा रहा है तो यहां पे गम्स और चिक के बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा? वेस्टिब्यूल कहलाएगा। लेकिन अंदर का जो ग्रीन वाला जोन आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, वो कहलाएगा मेन ओरल कैविटी। क्या कहलाएगा? मेन ओरल कैविटी। सो इनर एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द बक्कोफेरेंजियल कैविटी सराउंडेड बाय लोअर एंड अपर, जो ऊपरी और निचली जबड़े से घिरा हुआ है उसी को बोलेंगे मेन ओरल कैविटी। और इट इज ऑल्सो नोन एज माउथ कैविटी और बक्कल कैविटी। तो ये माउथ कैविटी किस चीज के मिलने से बनी हुई है? साइड में क्या है? चिक्स, ऊपर हार्ड पैलाटे, सॉफ्ट पैलाटे और नीचे क्या है? टंग।
इतना एरिया कहलाएगा हमारा माउथ कैविटी। तो सब छोटा छोटा सा टर्मिनोलॉजी है। माउथ का मतलब हो गया ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल स्लिट्स। तो जब आप माउथ को ओपन करेंगे तो जो बड़ा सा एरिया दिख रहा है वो कहलाएगा बक्कोफेरेंजियल कैविटी। और उस कैविटी में दो पार्ट है, एक वो पार्ट जो गम्स और चीक के बीच में आ रहा है, जहां पे आप ब्रश को रख रहे हैं या फूड को टेम्पोरली स्टोर कर रहे हैं, वो कहलाएगा आपको वेस्टिब्यूल, यानी बक्कल वेस्टिब्यूल या माउथ वेस्टिब्यूल या ओरल वेस्टिब्यूल। लेकिन जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या कहलाएगा आपको, ओरल कैविटी। तो इसी ओरल कैविटी में टीथ है, इसी ओरल कैविटी में क्या मौजूद है, आपको टंग मौजूद है, और यहां से जुड़ा हुआ एक ग्लैंड है जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। तो यहां पे आपको अगला कॉन्सेप्ट क्या सीखने को मिलेगा, पैलेंटाइन के बारे में पढ़े थे। माउथ कैविटी का जो रूफ होता है, छत होता है, उसको तालू यानी पैलेंटाइन बोलते हैं। तो जो पैलेंटाइन होता है, पैलाटे, तो वो जो पैलाटे है उसमें दो पार्ट था, एक आगे वाला जो बोनी है और रुखड़ा है, थोड़ा सा हार्ड है, जो भोजन को चबाने के दौरान भोजन को फिसलने से रोक रहा था, और दूसरा जो पीछे वाला पार्ट था उसको नाम दिया गया था आपको सॉफ्ट पैलाटे। तो पैलाटे जो है वो दो भाग में बटा हुआ है, हार्ड पैलाटे और सॉफ्ट पैलाटे। तो ये पैलाटे का कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के व्यू से नहीं है, लेकिन अगर आप बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उससे फैमिलियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपके घर में कोई हायर एजुकेशन कर रहा है, मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहा है या आसपास है, तो पूछ सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको ये चीजों की जानकारी होनी जरूरी है। तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि पैलाटे का सिंपल मतलब क्या हो गया, तो पैलाटे का मतलब आपको याद रखना है, सिंपल भाषा में बोलेंगे तो रूफ ऑफ माउथ कैविटी। तो जो माउथ कैविटी का क्या होता है, रूफ होता है। तो रूफ ऑफ माउथ कैविटी इज कॉल्ड पैलाटे। लेकिन पैलाटे का दो पार्ट है, एक सॉफ्ट पैलाटे और एक हार्ड पैलाटे। सो दैट एंटेरियर बोनी पोर्शन ऑफ द पैलाटे विच इज मेड अप ऑफ मैक्सिला और पैलेंटाइन बोन। जो ऊपर वाला बोन होता है उसको मैक्सिला यानी ऊपरी जबड़ा, और नीचे वाला जो बोन होता है उसको बोलते हैं मैंडिबल। तो ये पूरा का पूरा आपका स्कल वाला एरिया है और ये वाला फेशियल एरिया है, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ एक ही हड्डी है जो हिलती है, वो याद रखना है, लोअर जॉ। लोअर जॉ इज मूवेबल। तो जो ये निचली जबड़ा है इस हड्डी का नाम है आपको मैंडिबल, और ऊपरी वाली जो जबड़ा है उसका नाम है मैक्सिला। बोन का नाम याद रखिएगा, नीचे वाला कौन सा बोन, मैंडिबल, और ऊपर वाला बोन मैक्सिला। तो पूछा जाए इस स्कल में वो कौन सा बोन है जो मूव करता है, यानी निचली जबड़ा मूव करता है या ऊपरी जबड़ा, नीचे, यानी लोअर जॉ इज मूवेबल। आपको लग रहा होगा कि आप बोल रहे हैं तो ऊपरी जबड़ा भी मूव कर रहा है, ऐसा नहीं है, सिर्फ लोअर जॉ इज मूवेबल जॉ। तो यहां पे दो बोन लिखा हुआ है मैंने, मैक्सिला और पैलेंटाइन बोन। बोन का नाम याद नहीं करते हैं तो भी काम चलेगा, सीधे बोल सकते हैं एंटेरियर पार्ट ऑफ पैलाटे। पैलाटे का जो अग्र भाग होता है वो क्या कहलाता है, हार्ड पैलाटे। अब हार्ड है क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोन है। तो देख सकते हैं ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा होगा, यहां पे इसमें बोन वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये बोनी एरिया है, आगे की तरफ है, तो ये हो गया हार्ड पैलाटे। अब आगे की तरफ जीभ को ले जाकर रोटेट करेंगे तो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ महसूस होगा, रियूजेस महसूस होंगी, ठीक है ना, उभार महसूस होंगी। वो रियूजेस क्या करती हैं, भोजन को चबाने के दौरान उसको फिसलने से रोकती हैं। सो दैट these ruses prevent slip out of the food from the mouth cavity during मैस्टिकेशन, या अल्टीमेटली बोल सकते हैं हार्ड पैलाटे फूड के मैस्टिकेशन में हेल्प करता है। अब पीछे की तरफ जाएंगे, पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द पैलाटे जो कि बना रहता है मसल्स फाइबर का और कनेक्टिव टिश्यू का, और यहां पे एक इपिथीलियम होता है म्यूकस इपिथीलियम, और म्यूकस इपिथीलियम से क्या लीजिएगा, म्यूकस। और जहां म्यूकस होता है, म्यूकस हेल्प करता है लुब्रिकेशन में, क्या प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन। तो जब फूड को हम लोग चबा लेते हैं और चबाए हुए फूड को निगलने के दौरान पीछे ले जाकर पुश करते हैं तो अचानक वो नीचे क्या चलता है, सडनली वो अंदर की तरफ इनगल्फ हो जाता है। तो जो म्यूकस है वो हेल्प करता है किस चीज में, उसको स्लिप आउट करके अंदर की तरफ जाने में। तो सॉफ्ट पैलाटे, और इसी सॉफ्ट पैलाटे का जो एक्सटेंशन नीचे की तरफ दिखाई देता है उसी को क्या बोलते हैं, यूवुला। क्या बोलते हैं, तो पोस्टेरियर आउटग्रोथ ऑफ द सॉफ्ट पैलाटे विच हैंग्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड यूवुला, या इसी को बोलते हैं वेलम पैलाटे। यानी पैलाटे नीचे की तरफ एक छोटे से हिस्से में लटकती हुई नजर आती है, उसका नाम क्या हो गया, यूवुला या फिर वेलम पैलाटे। तो यहां पे पूछा जाए यूवुला किसका एक्सटेंडेड पार्ट है, किसका रूपांतरित भाग है, तो क्या नाम देंगे, सॉफ्ट पैलाटे का। तो ये चीजें कहां जुड़ी हुई है, माउथ कैविटी से। लेकिन माउथ कैविटी की ये तो कहां किसकी बात हो गई, रूफ की। लेकिन जब फ्लोर पर आएंगे नीचे की तरफ तो आपको एक चीज मिलेगा और वो क्या है, टंग।
जो टंग है वो कंप्लीट मस्कुलर ऑर्गन है, एक फ्लैट और मस्कुलर ऑर्गन है, और इसका सिर्फ एंटीरियर पार्ट यानी आगे वाला हिस्सा ही क्या करता है, मूव करता है। तो टंग का सिर्फ एंटीरियर पार्ट मूव करता है, जो बीच वाला हिस्सा है वो जुड़ा रहता है लिंगुअम फ्रेनुलम से, और पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो जुड़ा रहता है एक हड्डी से जिसको नाम देते हैं हाइवाइड बोन। तो हमारा जो टंग है वो मूवेबल है, लेकिन मैमल्स में ब्लू व्हेल मात्र एक ऐसी मैमल्स है जिसका टंग इमूवेबल होता है, मतलब अपने टंग को मूव नहीं कर सकते, उसका टंग क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये जो टंग है वो कहां पाया जाता है, तो फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी, यानी माउथ कैविटी के फर्श पर एक मस्कुलर और फ्लैट ऑर्गन होती है, दैट फ्लैट ऑर्गन इज कॉल्ड टंग। तो टंग नेसेसरी है, क्यों नेसेसरी है, क्योंकि आप फूड को जब एक बार माउथ में रख देते हैं कैविटी में, तो अब उसको मैस्टिकेट करने के लिए आप उसको क्या करते हैं, साइड में साइड टू रोटेट करते रहते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि उंगली लगाइए और फिर फूड को इधर खींच दिए फिर इधर से चबा के इधर करते, नहीं, आप उसको क्या करते रहते हैं, टंग के मदद से मैस्टिकेशन करवाते हैं। दूसरा, जब आप फूड इनगल्फ करते हैं, सॉरी फूड को मैस्टिकेट करते हैं, तो स्लाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा। अब उस सलाइवा को मिक्स भी करना रहता है, तो फूड के साथ जब सलाइवा मिक्स होगा तो मिक्सिंग करने में कौन हेल्प करेगा, टंग। दूसरा, हम क्या ले रहे हैं उसका टेस्ट क्या है, ये भी किस में हेल्प करेगा, टंग में हेल्प करेगा। हम क्या बोल रहे हैं, स्पीचिंग में हेल्प करेगा टंग। तो टंग बहुत नेसेसरी है। तो यहां पे जो टंग है, आपको पहला चीज क्या लिख देना है, अ फ्लैट मस्कुलर एंड फ्लेसी प्लेट लाइक ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी इज कॉल्ड टंग। तो टंग जो होता है वो फ्लोर पर पाया जाता है, और टंग का एंटेरियर पार्ट ऑफ टंग इज फ्री, यानी टंग का अगर तीन हिस्सा बना देते हैं, एक एंटेरियर, दूसरा मिडिल और तीसरा पोस्टेरियर, तो ओनली ऑन एंटेरियर पार्ट ऑफ द टंग इज फ्री एंड मूवेबल, लेकिन पोस्टेरियर पार्ट इज नॉट मूवेबल, वो फिक्स होता है। किससे, तो जब टंग को आप ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है, तो एक पतला सा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगुआ। क्या बोलते हैं, यानी जो टंग है उसका मिडिल वाला पोर्शन फ्लोर से अटैच है। अगर ऐसा नहीं रहता तो जबान अंदर चली जाती है, अंदर चला जाता है, तो अंदर जाना भी नहीं चाहिए, इसको अपनी जगह पे बना के रखना है। तो यहां पे पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द टंग इज अटैच टू द हाइवाइड बोन। तो गले में एक हड्डी होती है जो सी शेप की होती है, देख सकते हैं ये वाली हड्डी, इसी को बोलते हैं हाइवाइड बोन। तो जीभ का पिछला हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है, हाइवाइड बोन से। तो लोग बोलते हैं कि पकड़ के तुम्हारा जबान बाहर खींच देंगे, हिम्मत है तो खींच के दिखाई ना, हड्डी से जुड़ा हुआ है, इतना आसान है कि आप जीभ मेरा पकड़ के बाहर खींच दीजिएगा, तो खींच के आगे भी नहीं ला सकते हैं और सरक कर पीछे भी नहीं जा सकता है। क्यों, क्योंकि बीच में वो किससे जुड़ा हुआ है, फ्रेनुलम से। तो ये देखिए हरा रंग वाला पट्टी दिख रहा है, ये वाला यही कहलाता है फ्रेनुलम, जिससे जीभ का बीच वाला हिस्सा फ्लोर से अटैच है। नहीं तो भोजन निकलते साथ जीभ चले जाता अंदर, फिर पकड़ के खींच के लाना पड़ता है चबाने के दौरान, तो बहुत टफ काम होता है खाना खाना। इसलिए सिर्फ एंटेरियर पार्ट क्या है, मूवेबल है। तो यहां पे वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग इज कनेक्टेड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी थ्रू अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, दैट इज कॉल्ड फ्रेनुलम लिंगुआ। बात समझ गए, कोई दिक्कत। तो आपसे पूछा जाए इंसान में टंग का कौन सा पार्ट जो है वो मूवेबल है, फ्री है, तो एंटेरियर। वेंट्रल यानी बीच वाला हिस्सा कहां है, रूफ से जुड़ा हुआ है, सॉरी फ्लोर से जुड़ा हुआ है फ्रेनुलम के द्वारा, और इसका पोस्टेरियर पार्ट एक हड्डी से जुड़ा हुआ है जो गले में होता है, जिसका नाम क्या है, हाइवाइड बोन। उसके बाद एक नया टर्म लिखा हुआ है पैपिला, ठीक है ना, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो जीभ है उस जीभ के डोर्सल सरफेस पे, नीचे तो हो गया वेंट्रल और ऊपर वाला क्या कहलाएगा, डोर्सल, तो उसके पीठ वाले हिस्से पर छोटे छोटे बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यानी दानेदार रुखड़ा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं पैपिला। और उस पैपिला में से कुछ पैपिला जो होते हैं एक एज अ टेस्ट बर्ड्स। बात समझ आ रही है। तो डोर्सल सरफेस ऑफ द टंग possess many projections that are called papilla, but some of them bear as a taste buds। तो टंग के सरफेस पे बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, पैपिला, और उनमें से कुछ पैपिला कैसे काम करते हैं, टेस्ट बर्ड्स की तरह। तो जीभ का कलर कैसा होता है, व्हाइट, जीभ पिंक कलर का होता है। किसी का जीभ व्हाइट है, पिंक का कलर का है, पिंक कलर का क्या होता है, गुलाबी रंग का जीभ होता है। क्यों होता है, उसका रीजन इस पैपिला में छुपा हुआ है। पैपिला 4 प्रकार के होते हैं जो कि आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, खैर उसकी जानने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो टेस्ट बर्ड्स है वो कहां मौजूद है, टंग पर। तो ये टेस्ट बर्ड्स जो है, सोइए सोइए,
देख क्लास में सोना भी जरूरी है, क्योंकि रात भर जब आदमी मोबाइल चलाता है तो दिन में 1 घंटा मेकअप करने के लिए कोचिंग बनाया गया है जहां पे सुकून का नींद मिलता है। क्यों सो रहे हैं सर आप? हैं? अच्छा सो नहीं रहे हैं, गजब हाल है। तो मत सोइए, देखिए जितना सोइएगा उतना ही ज्यादा आप खोइएगा, बात समझ गए? तो सोने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जो टंग है उस टंग के डोर्सल सरफेस पे क्या मौजूद है? प्रोजेक्शंस, उभार मौजूद है, और उन प्रोजेक्शंस को हम लोग बोलते हैं पैपिला। क्या बोलते हैं? पैपिला। तो उन पैपिला में से कुछ पैपिला जो होती हैं एक्ट एज अ टेस्ट बर्ड्स, वो टेस्ट बर्ड्स की तरह काम करती हैं। अब कभी कभी सुनने को मिलता है लड़कियां चटोर होती हैं, अब गोलगप्पा वाला भैया कितना में मिर्चा डाल दे, भैया थोड़ा और तीखा, तो कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो छुपा हुआ है। तो अगर पूरे मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं मेल और फीमेल में, तो दो जगह अंतर मिलेगा, एक टेस्ट बर्ड्स की नंबर में और दूसरा इंटेस्टाइन में। हमारे अपेक्षा, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का जो इंटेस्टाइन होता है वो ज्यादा क्वाइल्ड होता है, क्योंकि कुछ पार्ट यूटेरस ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए उनमें ज्यादा क्वाइलिंग होता है और एज कंपेयर टू द मेल। तो पहला जो अंतर मिलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम टेस्ट बर्ड्स। तो अगर इस टेस्ट बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा चीज है। तो टेस्ट बर्ड्स में अगर मेल के अंदर बात करें तो टेस्ट बर्ड्स की संख्या कितनी है? 20,000 के आसपास, और फीमेल में जो टेस्ट बर्ड्स है उनकी संख्या तकरीबन कितनी है? 25,000। तो ऊपर वाले ने 5,000 ज्यादा दिया है, ठीक है ना, तो इसलिए ये ज्यादा चटोर होते हैं, ठीक है ना। नमक, नींबू, मर्चा, मसाला, ये सब खूब खाना ये लोग पसंद करते हैं, चटकार। तो इसलिए कहा जाता है लड़कियां ज्यादा चटोर होती हैं लड़कों के अपेक्षा। अब ऐसा नहीं है, कुछ लोग नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अधिकांशतः चटोर ही मिलती हैं। इस चीज को समझने के लिए गोलगप्पा वाले के पास जाके खड़ा होना पड़ेगा कुछ देर, 5-10 मिनट तो समझ में आ जाएगा। और हम लोग को थोड़ा सा मर्चा मिल जाए, कहा महाराज इतना मर्चा डाल दिया पूरा मुंह भभा गया, और ये लोग बोलेगा और, ठीक है ना, तो ये और में कितना छुपा हुआ है और पता नहीं चल पाता है, ठीक है। ये बात समझ गए? तो देखिए यहां पे एक चीज मिल गई आपको, टेस्ट बर्ड्स के बारे में जानकारी मिल गई। अब ये जो पैपिला है, इस पैपिला के बारे में सोच के परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप 11th क्लास में जाएंगे तो फिर मिलेगा। 4 तरह की पैपिला होती हैं, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, वैलेट, सर्कमवैलेट, ठीक है ना। तो वहां पे इसके बारे में पढ़ना है, और वहीं पे ये मिलेगा कि जीभ का जो कलर होता है वो पिंक होता है, और पिंक किस पैपिला के कारण होता है वहां पे आप सीखेंगे, ठीक है ना। अभी सब बताने की आवश्यकता नहीं है। ये बात समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत? दिक्कत होगा तो बोलिए, आगे बढ़े। रहने दें, कम से कम तो जीभ तो खत्म हो जाए। अभी जीभ के बाद दांत बाकी है, टाइम बहुत है, नींद लग रहा है आपको ना, इसीलिए। देखिए मेहनत करने वाला जितना छोड़ देगा सोने वाले को उतना ही मिलता है। अरे जगने वाला जितना छोड़ दिया तो सोने वाले को उतना ही ना प्राप्त होगा। मेहनत कर रहा है कोई, रात भर जग के स्टडी किया, आप 10 बजे सो जा रहे हैं और कौन 2 बजे सो रहा है, तो उसके बाद जो बचा उससे वही ना आप लीजिएगा। तो सोने वाले को उतना ही मिलता है जितना जगने वाला छोड़ देता है। और सोने वाला भिखारी थोड़े हैं कि भाई आप उस चीज को लेंगे, इतना कोई बांट रहा है हम ले लेंगे, अपने दम पे कुछ तो खड़ा करेंगे ना। और आप मस्त होके क्लास में सो रहे हैं, पूछिए मत। नींद की सबको प्यारी है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नींद लेना जरूरी नहीं है, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सोना बहुत जरूरी है। अब जैसे डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि डेली कम से कम 6 से 8 घंटा आपको सोना चाहिए, लेकिन कभी उस डॉक्टर साहब से जाके पूछे कि जब वो स्टडी कर रहे थे तो डॉक्टर साहब क घंटा सोए थे? वो चैन से सो भी नहीं पाए थे 5 साल, जब तक उनका एमबीबीएस पूरा ना हो गया होगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन उनको मालूम है अपने बॉडी को कैसे एडप्ट करना है, कैसे एडजस्ट करना है, तो वो चीज तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन 10 घंटा सोए, अगला दिन एक सोवे नहीं कीजिए। तो ऐसे बॉडी को एडप्ट आप कोई जरूरी नहीं है कि आप 6 घंटा सोइएगा तभी आप ठीक से चल पाइएगा। आप जिस तरीके से अपने बॉडी को एडप्ट कर लीजिएगा उस हिसाब से आपका बॉडी चलना शुरू कर देगा। खैर चलिए आगे सीखते हैं। तो ये जीभ है, तो जीभ बहुत सारे कामों में मदद करता है, ठीक है ना। जहर उगलने का भी काम करता है। दुनिया का सबसे खतरनाक जहर यहीं से पैदा होता है जो जिंदगी को बर्बाद कर देता है। आ रहा समझ में ना? कोनो कान में कुछ फुसफुसा के चला गया, अब गया पड़ोसिया फुसफुसा के घर का लोग परेशान है कि उसके कान में वो क्या बोला, बात समझ में आ रहा है? तो इस जहर से बच के भी रहना है। खैर
वो तो एक तरह से सांसारिक बात हो गई, हमें पढ़ना है बायोलॉजिकली टंग क्या क्या कर सकता है, ठीक है ना। बाकी सब कुछ तो करबे करता है। तो पहला चीज कि इट हेल्प्स इन द चेविंग ऑफ फूड, यानी भोजन को चबाने में मदद करता है। दूसरा, इट हेल्प्स इन द रिसेप्शन ऑफ टेस्ट, यानी स्वाद का पता लगाने में। जैसे जीभ का जो यानी टंग का इंटीरियर पार्ट है वो किसके बारे में बताता है, जो इंटीरियर और लैटरल पार्ट है वो नमकीन, और ऊपर वाला पोस्टीरियर पार्ट जो है वो तीखा, और लैटरल साइड में क्या बताता है, सावर। यानी अलग अलग जोन में ये बचा हुआ है, ठीक है ना। सॉल्टी, सावर, स्वीट और बीटर, इतने टेस्ट के बारे में क्या करता है, ये जानकारी देता है। ये वो सब बटा हुआ है, अब उसमें डायग्राम में रंग के हिसाब से नहीं बात कीजिए। अब उसके बाद दूसरा काम क्या हो गया, टेस्टिंग, और इसके अलावा स्वेलिंग, स्वेलोइंग यानी इनगल्फिंग, यानी ये फूड को क्या करता है, निगलने में मदद करता है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द सलाइवा विद फूड, यानी फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में। और एक और इंपॉर्टेंट काम जो क्या करता है, स्पीच, बोलने में मदद करता है। तो टंग क्या है, ठीक है ना, टंग कैसे माउथ कैविटी में सपोर्टेड है ये सीखे। टंग का फंक्शन क्या आपको ये याद रखना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप टंग का शेप चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, टंग का शेप चेंज कर सकते हैं, हाँ ऐसे से मूव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कौन सा मसल्स खर्च होता होगा, अरे टंग मस्कुलर ऑर्गन है ना, तो इसमें दो तरह की मसल्स होती हैं। एक मसल जो हेल्प करती है टंग के शेप को चेंज करने में, और एक मसल जो होती है वो हेल्प करती है टंग को मूव कराने में। बात समझ गए। तो ये सब चीजें बाद में सीखेंगे।